और जैसे मैं आपको बता दूं कि 1971 वॉर में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने तो हमारे सामने सरेंडर किया था। हम सब ने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे निहत्ते बेकसूर टूरिस्ट के साथ उनका धर्म पूछ कर उनको गोली मार, और भारत सरकार ने खुले तौर पे कह दिया कि इस बार पाकिस्तान को एक डिसाइसिव जवाब मिलेगा। पहला युद्ध हुआ 1947-48 का, जिसके बाद से सीज फायर लाइन बन गई और POK वाला एरिया हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया और पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर। अगर लड़ाई हो रही होगी तो कितने रिसोर्सेज कमिट होंगे, जिसमें कि आपके सैनिक, आपका राशन, आपका एमुनिशन, आपके वेपन इक्विपमेंट, आपकी गाड़ियां और सारी चीजें वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। अभी हाल ही में हुए पहलगाम टेरर अटैक्स के बाद सब बहुत गुस्से में। हम सब ने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे निहत्ते बेकसूर टूरिस्ट के साथ उनका धर्म पूछ कर उनको गोली मार, और भारत सरकार ने खुले तौर पे कह दिया कि इस बार पाकिस्तान को एक डिसाइसिव जवाब मिलेगा। और जिसका मतलब बहुत सारे लोगों ने सोचा कि वॉर होगी। भारत सरकार ने बोला कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट कर देते। फिर उस पे लोगों की रिएक्शंस आए कि अरे डैम तो 10 साल बाद बनेगा, पानी तो 10 साल बाद रुकेगा, अभी क्या। और बहुत सारे लोग कहने लगे कि इंडियन आर्म फोर्सेस को अंदर घुस जाना चाहिए पाकिस्तान में और हमें पाकिस्तान के साथ वॉर कर देनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये वॉर की डिमांड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK हमारा है और वो हमें वापस मिलना चाहिए। आप सभी की बातें सही, लेकिन हम नागरिक के तौर पे अगर सोचें तो थोड़ा सा हमें समझ में आना चाहिए कि जो हम भारत सरकार से कह रहे हैं करने के लिए कि वॉर कर दीजिए, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वॉर एक्चुअली है क्या चीज, इसका मतलब क्या है, कैसे होगी वॉर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की आज तक जो वॉर हुई वो पार्टीशन के तुरंत बाद से ही शुरू हो गई। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और अक्टूबर में 1947 में पाकिस्तानियों ने अपने कबाइलीज, अपने टेररिस्ट के साथ अपनी फौज मिला के बारामूला के रास्ते से अंदर घुस गए और POK वाले एरिया में गिलगिट की तरफ से अंदर घुस गए और स्कार्दू और लगभग लेह तक पहुंचने वाले थे। अब ऐसे में पहला युद्ध हुआ 1947-48 का, जिसके बाद से सीज फायर लाइन बन गई और POK वाला एरिया हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया और पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान ने फिर हरकत करी और फिर से पाकिस्तान और इंडिया का वॉर किया। इस वॉर में भी पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ी, पर इस बार जम्मू कश्मीर सेक्टर में ज्यादा लड़ाई नहीं हुई। ज्यादातर लड़ाई पंजाब और राजस्थान के एरिया में हुई। उसके बाद आया 1971 की लड़ाई में 13 दिन की बैटल हुई या 13 दिन की वॉर हुई, और उस वॉर के अंदर हमने एक नया देश बना दिया जो 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, आज वो बांग्लादेश कहलाता है। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर से एक हरकत की और पाकिस्तान ने 99 में आके कारगिल की हमारी विंटर वेकेटेड जो पोस्ट थी उनको कैप्चर कर लिया, और उसके बाद हमें वहां पे अपनी ही पोस्ट को रिकैप्चर करने के लिए प्रॉपर असॉल्ट्स लॉन्च करने पड़े, प्रॉपर अटैक लॉन्च करने पड़े, और जिसमें एयरफोर्स भी इन्वॉल्व हुई। तो सबसे लेटेस्ट जो लड़ाई हुई वो हुई 99 में, यानी कि कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ऑल्दो हम वॉर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन विजय या कारगिल कॉन्फ्लिक्ट को भारत कॉन्फ्लिक्ट कहता है, वॉर नहीं कहता। आइए समझते हैं फर्क क्या है। जो कारगिल वाला वॉर या कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें प्राइमरीली 3 एरियाज इन्वॉल्व थे, द्रास, कारगिल और बटालिक। सिर्फ 3 एरियाज इन्वॉल्व थे और उन 3 एरियाज की लड़ाई के लिए हमें हजारों की संख्या में सेना भेजनी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी डिफेंडेड लोकेलिटीज में बैठा हुआ था, वेल ट्रेंच था और हाइट्स पे बैठा हुआ था, फुली प्रिपेयर्ड था। हमें असॉल्ट करना था, हमें पहाड़ चढ़ के जाना था। हमारी काफी सारी कैजुअलिटीज भी हुई, हमें एयरफोर्स की प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशंस का यूज करना पड़ा, हमें मीडियम आर्टिलरी बोफोर्स गन्स यूज करने पड़े, और उसके अलावा जो बटालियन वेपन्स होते हैं जैसे 81 mm मोटर, 51 mm मोटर, रॉकेट लॉन्चर्स, इस टाइप के बहुत सारे हमें वेपन इक्विपमेंट यूज करने पड़े, और उसके बाद हम वो लड़ाई जीते। अब हम बात करते हैं कि अगर हम POK लेना चाहते हैं
या हम पाकिस्तान के साथ एक फुल फ्लेजेड वॉर में जाएं, तो क्या होगा? तो सबसे पहले समझिए कि हमारे पास जो आज की डेट में हमारे कंट्रोल में जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से लेके लड़ाई शुरू होगी और वहां से लेके पूरा लद्दाख रीजन का, यानी कि बटालिक, द्रास, कारगिल, मुश्को वैली, गुरेज वैली, ऐसे करते करते नीचे आते आते पूरा कश्मीर और जम्मू का अखनूर रजौरी वाला सेक्टर, वहां पे पूरे में लड़ाई हो रही होगी। तरन तारन से लेके असल उत्तर से लेके फिर से पूरा पंजाब भी इन्वॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, शकरगढ़, ऐसे सारे एरियाज में भी लड़ाई हो रही होगी। तो जहां पे एक तरफ लद्दाख और कश्मीर वाले एरिया में आप प्राइमरीली माउंटेन वॉरफेयर कर रहे होंगे, आपकी माउंटेन डिविजन्स लगी होंगी, वहीं पे जब आप पंजाब और राजस्थान में आ जाएंगे और गुजरात में आ जाएंगे, वहां पे आपकी आर्मर हैवी, मैक हैवी लड़ाइयां लड़ रही होंगी। वहां पे अगर आप पाकिस्तान में ऑफेंसिव अंदर जाना की कोशिश करते हैं तो आपको इंजीनियर रिसोर्सेज बहुत कमिट करने पड़ेंगे और पूरे फ्रंट पे वॉर हो रहा होगा। लेकिन इतना ही नहीं, इसके आगे जब कच्छ खत्म हो जाएगा और समुंदर आ जाएगा तो हमारी इंडियन नेवी की जो वेस्टर्न फ्लीट है वो भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगी। कराची, ग्वादर, इस टाइप के जो पाकिस्तान के पोर्ट्स हैं उनको असॉल्ट करना पड़ेगा, उनको टारगेट करना पड़ेगा और ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि कच्छ और आसपास के इलाकों में या महाराष्ट्र वाले एरिया में पाकिस्तान की नेवी कोई हमारे ऊपर इफेक्ट न डाल पाए और एक पूरी नेवल वॉर वहां पे चालू हो जाएगी। और इन दोनों को, नेवल फोर्सेस और ग्राउंड फोर्सेस को कवर देने के लिए, क्लोज एयर सपोर्ट देने के लिए, एयर सुपीरियोरिटी, एयर डोमिनेंस स्टैब्लिश करने के लिए इंडियन एयरफोर्स का भी एक बहुत बड़ा बेड़ा, बहुत बड़ा एक रिसोर्स कमिट हो जाएगा इस वॉर के लिए। अब आप सोचिए कि कारगिल के 99 के वॉर में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हजारों सैनिक इसमें कमिट हो गए, इन्वॉल्व हो गए और किस तरीके से रोज का खर्चा सैकड़ों करोड़ का था। अब आप सोचिए अगर इतने बड़े फ्रंट पे, इतने हजारों किलोमीटर की लाइन पे अगर लड़ाई हो रही होगी तो कितने रिसोर्सेज कमिट होंगे, जिसमें कि आपके सैनिक, आपका राशन, आपका एमुनिशन, आपके वेपन इक्विपमेंट, आपकी गाड़ियां और सारी चीजें वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। और उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि अगर हमें पीओके लेना है तो आप एक चीज समझ लीजिए, पीओके को लेना, पाकिस्तान जैसी भी हालत में है लड़ेगा तो सही, राइट? आप कुत्ते को पत्थर मारते हो तो कुत्ता भौंकता है ना, काटने की कोशिश करता है, पाकिस्तान भी वैसे ही करेगा। तो जब पाकिस्तान वैसा करेगा तो मैं आपका ध्यान थोड़ा सा लेके जाना चाहूंगा रशिया और यूक्रेन वॉर के ऊपर। जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो हम सब ने सोचा था 10 दिन, 15 दिन, महीना, सालों बीत गए, रशिया ने पूरा यूक्रेन आज भी कैप्चर नहीं किया। कीव, खार्किव, कुछ शहरों को उन्होंने कैप्चर करा। तो उस चीज के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। पर यहां पे बात खत्म नहीं होती, यहां से बात अभी आगे शुरू होती है कि जैसे ही आप लद्दाख रीजन में पीओके के लिए मूव करना शुरू करते हैं, आप स्कार्दू पहुंचते हैं, आप गिलगिट पहुंचते हैं और वहां पे आप किसी दूसरे देश की एक नब्ज दबा देते हैं। यस, चाइना की। आप सबको पता है कि चाइना और पाकिस्तान ने एक कॉरिडोर बनाया जिसको सीपैक कहते हैं। चलिए थोड़ी सी सीपैक की बात करते हैं। चाइना के लिए अफ्रीका एक गोल्ड माइन। चाइना ने अफ्रीका के ज्यादातर देशों को अपने डेट ट्रैप में फंसा रखा है, अपना गुलाम बना रखा है। ये सेम चीज उसने श्रीलंका के साथ भी ट्राई की थी। अब वहां पे चाइना का बहुत इन्वॉल्वमेंट है वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, प्लस वहां पे माइनिंग एक्टिविटीज में, और उसके लिए चाइना को अभी तक जो रूट यूज करना पड़ रहा है वो होता है शिप के थ्रू। तो चाइना अपने ईस्टर्न जो कोस्ट लाइन्स है वहां से वो शिप्स को निकालती है और शिप्स वियतनाम, सिंगापुर के पास से होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलाका में आती है और वहां से निकलती है जिसके मुहाने पे या जिसके माउथ पे एक एरिया पड़ता है हिंदुस्तान का, जिसको कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और जहां पे भारत ने डिप्लॉय करी है अपनी ट्राई सर्विस कमांड। चाइना जानता है कि कभी भी अगर इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं तो वहां पे इंडिया एक काम कर सकता है बहुत सॉलिड, और वो है एक नेवल ब्लॉकेड लगा देना स्ट्रेट ऑफ मलाका के वेस्टर्न ओपनिंग पर, यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास, और वो वहां से बहुत कम रिसोर्सेज के साथ चाइना के बड़े से बड़े नेवल फ्लीट को रोक सकता है। तो ऐसे में चाइना ने पाकिस्तान के साथ ही अरेंजमेंट किया और बनाया सीपैक, जहां से वो सीधा पीओके वाले एरिया से घुस के पूरे पाकिस्तान से ट्रेवल करता हुआ पूरा रास्ता शॉर्ट करके
करके सीधा ग्वाडर पोर्ट को अप्रोच कर सकता है और जहां से वो अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट में जाके उनके जो देश हैं उनसे सारा माल वगैरह वो अपना मूव कर सकता है। अब ये जानते हुए कि स्ट्रेट ऑफ मलाका के पास तो इंडिया वैसे ही ब्लॉकेट लगा सकता है, अब अगर इंडिया ने पीओके को वापस ले लिया यानी कि गिलगिट एजेंसी पूरी इंडिया के पास वापस आ गई तो सीपैक का रास्ता कट हो जाता है और चाइना के पेट पे लगती है बहुत जोर की लात। चाइना जो अभी तक वैसे भी पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, उनके जे सीरीज के एयरक्राफ्ट वगैरह देना, ऐसी सारी चीजें उनको देता है, तो चाइना हो सकता है पाकिस्तान के सपोर्ट पे इंडिया पे अटैक करने का सोचे या कर दे। अब अगर ये होता है तो जहां मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ मलाका यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास में हमें नेवल रिसोर्सेज कमिट करने पड़ेंगे, वहीं पे जब ग्राउंड फोर्सेज का टकराव होगा तो पूरा हिमालयन रीजन यानी कि अक्साई चिन के पास के इलाके से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक पूरे एरिया में हम उनसे लड़ रहे हैं। ये सारा का सारा वॉरफेयर माउंटेन वॉरफेयर, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर होगा और यहाँ पे अगर हम चाइना में घुस के ना भी जाए तो भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए हमें हजारों किलोमीटर के एरिया में अपने फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ेगा। अगेन लाखों की सेना यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगी, उनके सारे रिसोर्सेस, और यहाँ पे एयर सपोर्ट की बहुत भारी जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि चाइना के पास भी बहुत बड़ी आर्मी, और 1962 की लड़ाई में हम ये चीज देख चुके हैं कि किस तरीके से हमारी एक एक प्लेटून की स्ट्रेंथ पे उनकी एक एक डिवीजन ने अटैक किया। तो उस चीज में हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज कमिट हो जाएंगे, बहुत सारी फोर्स कमिट हो जाएगी और अनदर हजारों करोड़ रुपए का रोज का खर्चा आ जाएगा। और जब ये सब कुछ होगा तो हमारे पास में एक देश और है, हाँ हमने ही बनाया था उसको, बांग्लादेश। बांग्लादेश में आजकल आईएसआई फंडेड एंड आईएसआई सपोर्टेड एक इस्लामिक कैलिफेट बनाने का कुछ तो उनकी लड़ाई और जिद चल रही है। जब वो चल रहा होगा तो हो सकता है कि हमें बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर्स को भी प्रोटेक्ट करना पड़े। और जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि भारत सबसे ज्यादा जो लैंड बॉर्डर्स किसी के साथ शेयर करता है, किसी देश के साथ, तो वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश 3 साइड से हमारे साथ लैंडलॉक और एक तरफ वो बे ऑफ बंगाल में खुलता है, तो 3 तरफ से उसको पकड़ने दबाने के लिए हमें बहुत सारी फौज की फिर से जरूरत पड़ेगी जो कि नंबर्स लाखों में होने वाले। और उसके बाद उसके साउथ साइड से जो वो बे ऑफ बंगाल में खुलता है वहां पे उसको कंट्रोल करने के लिए हमें हमारी ईस्टर्न फ्लीट की भी मदद लेनी पड़ेगी, नेवल फ्लीट की। और जैसे मैं आपको बता दूं कि 1971 वॉर में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने तो हमारे सामने सरेंडर किया था। और हमेशा आप ये समझ लीजिए कि कोई भी डिफेंडेड फोर्स के लिए अटैकिंग फोर्स जो होती है उसका नंबर कम से कम 3 से 4 गुना होता है। यानी कि अगर बांग्लादेश के 100 सैनिक लड़ रहे हैं और अगर हमें अटैक करना पड़ता है तो हमें उनके 100 सैनिक के लिए कम से कम 300 से 400 अपने सैनिक चाहिए। उस रेशियो में प्लेन्स की लड़ाई की मैं बात कर रहा हूं। और बांग्लादेश वाला एरिया तो स्वैम्पी एरिया है, दलदल का एरिया। वैसे ही चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर होगा वो पूरा हिमालयन रीजन है जिसमें सारे बड़े बड़े पर्वत आते हैं, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा। और वहीं पे जब हम पीओके की बात करते हैं तो अगेन आप समझ लीजिए कि नॉर्थ में K2 और वेस्ट में नंगा पर्वत, उस वाली रेंज को आप क्रॉस करके जाएंगे। और ये दोनों पर्वत जितने भी मैंने अभी नाम लिए, चाहे वो नंगा पर्वत है, K2 है, अन्नपूर्णा है या कंचनजंगा है, ये सारे के सारे 8,000 मीटर्स अबव के माउंटेन्स हैं। जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ 14 हैं, उनमें से 4 के मैंने आपको नाम गिना दिए। तो अगर ये इस तरह की वॉर हो जाती है फुल फ्लैश्ड, ये मैं आपको एक्सट्रीम बता रहा हूँ, ये होना बहुत ईजी नहीं है, लेकिन देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन अ वॉर। तो जो आपने टीवी पे कई बार सुना होगा, हमारे सीनियर ऑफिसर्स काफ़ी सारे आते हैं, काफ़ी जर्नल्स हमारे बोलते हैं कि इंडिया इज प्रिपेयर्ड फॉर नॉट जस्ट 2.5 बट 3 फ्रंट वॉर। ये उसका मतलब है कि एक 3 फ्रंट वॉर के लिए इंडिया को इस तरीके से तैयार रहना होता है, हमारी आर्म फोर्सेस को इस तरीके से तैयार रहना पड़ता है। तो हो सकता है कि भारत सरकार कोई लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट करे, हो सकता है भारत सरकार एरियल अटैक करे, एयर अटैक्स करे, या हो सकता है कोई स्नीक इन रेड्स करे, या जो भी भारत सरकार चाहेगी करना वो करेगी। ये सारी कहानी मैंने आपको बताई कि हमारी आर्म फोर्सेस इस सब के लिए तैयार रहती है और तैयार है। तो अब मैं आपको बताता हूं मैंने आपको ये पूरी कहानी क्यों बताई। ये मैंने पूरी कहानी आपको इसलिए बताई कि एज अ सिटीजन जब हम भारत सरकार से कहते हैं कि आप बोलो आर्म फोर्सेस को भेजो, हमें तैयार रहना चाहिए, अच्छे नागरिक की तरह तैयार रहना चाहिए, अपने देश का, अपनी देश की एकता को बिल्कुल स्ट्रांग रखना चाहिए, अपनी आर्म फोर्सेस और भारत सरकार पर विश्वास रखना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी भारत सरकार फैसला लेगी हमारी आर्म फोर्सेस वो डिलीवर करेगी। जय हिंद।